हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं उत्थान क्लासेस किरावली में। और स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद करता हूं मेरे सारे बच्चे बहुत मस्त और बिंदास होंगे। ओके, तो चलिए हमारी जो लास्ट क्लास थी उससे आगे की चीज़ों को हम एनालिसिस करते हैं। और मैं आपको पढ़ा रहा था खाद्य सुरक्षा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम इसे सब्जेक्टिव लेवल पर पढ़ते हैं तो डिटेल में इसकी स्टडी होती है। एक्चुअली में हमें चीज़ों पर फोकस करना होता है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, मान लीजिए आरएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, और मान लीजिए किसी प्रांतीय स्तर की सिविल सर्विसेज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको केवल एमसीक्यूज ही नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए रेटिंग टेस्ट जब मेंस होता है तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट मैटर भी चयन होना क्या है, जरूरी होता है। तो चलिए इसके लिए आप आगे चीज़ों को समझते हैं कि जो मैंने अब तक आपको समझाया अपनी क्लास में वो क्या मैटर था। अब तक का जो क्लास मैटर मैंने आपको समझाया वो आप यहाँ पर समझिए। मैंने बताया था आपके लिए 1997 के अंतर्गत टीपीडीएस प्रणाली को शुरू किया गया। कब किया गया बताओ? मैंने बताया था 1997 में टीपीडीएस यानी सुधार किया, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और इस लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो जरूरतमंद हैं उन्हीं लाभार्थियों को क्या दिया जाना चाहिए, लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। अब जरूरतमंद लोग कौन है उसका विभाजन किया गया। इसी के अंतर्गत क्या काम किया गया, जो लाभार्थी थे, कौन लाभार्थी, उन लाभार्थियों का क्या किया गया, विभाजन किया गया। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। और जब लाभार्थियों का विभाजन किया गया तो इसे दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, राइट। पहला कौन सा था, जरूरतमंद लाभार्थी, और कैसे थे, गैर जरूरतमंद। और जो जरूरतमंद लाभार्थी थे उन जरूरतमंद लाभार्थियों के लिए क्या काम किया गया बताओ बच्चों, उनके लिए कार्ड जारी किया गया, जिसे कौन सा कार्ड कहते हैं बताओ, बीपीएल। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला। और जो गैर जरूरतमंद लोग थे नागरिक, उनके लिए जो कार्ड जारी किया गया उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए, उसे कौन सा कार्ड जारी किया गया, एपीएल। कौन सा, एपीएल कार्ड जारी किया गया। ओके, अच्छा अगर हम बात करें बीपीएल, बीपीएल का मतलब मैंने कल समझाया था, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, गरीबी रेखा से नीचे। ठीक है, और एपीएल का मतलब क्या हो गया, एपीएल का मतलब हो गया एबव पॉवर्टी लाइन। इट मींस आपका इसका संबंध हो गया गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोग, राइट। अच्छा, जो एपीएल कार्ड धारक हैं उनके लिए राशन उपलब्ध कराने के लिए जो मूल्य था, इनके लिए जो मूल्य रखा गया वो मूल्य क्या था बताओ, 50% सब्सिडी पर, 50% सब्सिडी प्रदान करने के लिए, यानी कि जो खरीद मूल्य है उसके 50% मूल्य पर उनको क्या किया जाएगा, कम मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। और जो जरूरतमंद नहीं है, एपीएल है, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे कार्ड धारकों के लिए जो मूल्य निर्धारित किया गया, सरकार ने कहा कि वो खरीद मूल्य पर देंगे हम आपको। कौन सा मूल्य बताओ, खरीद मूल्य। इसका मतलब ये हो गया कि एपीएल कार्ड धारकों को जो राशन उपलब्ध कराया जाएगा, सरकार कहती है हमें आपसे कोई लाभ नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन जितने में हमने खरीदा है उस मूल्य पर हम आपको राशन उपलब्ध कराएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने आपको ये समझा दिया था। इसके बाद आप समझिएगा नेक्स्ट, इसके बाद सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए, सुधारात्मक प्रयास में अगर आप देखते हैं तो एक है अंत्योदय अन्न योजना। कौन सी बताओ, अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में से क्या किया, शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान था, इसके अंतर्गत प्रावधान ये किया गया कि जो आपके गरीबों में भी अति गरीब लोग जो हैं, गरीबों में भी अति गरीब लोग या अति गरीब परिवारों की पहचान करना और उन्हें अंत्योदय
राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना। इसका मतलब इसका प्रावधान ये किया गया था गरीब में अति गरीब, गरीबों में अति गरीब, अति गरीब परिवार की पहचान करके उन्हें सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे परिवार की पहचान करने के बाद में फिर क्या करना कि लाभार्थी को अंत्योदय का राशन कार्ड, अंत्योदय राशन कार्ड उपलब्ध करा। अंत्योदय राशन कार्ड उपलब्ध कराना, राइट। और उनकी खाद्य सुरक्षा को क्या करना, मेंटेन करना। इसके अंतर्गत लाभ क्या दिया जाता है वो आप यहाँ पर समझ लेंगे। लाभ के तौर पर क्या दिया जाता है, प्रति परिवार। इसके अंतर्गत लाभार्थी का जो प्रति परिवार होता है तो यहाँ पर बता देंगे प्रति परिवार 35 केजी अनाज, 35 केजी अनाज उपलब्ध कराना। पैंतीस केजी अनाज उपलब्ध कराने के लिए यहां पर आप अनाज के बारे में समझ लेंगे। अनाज का मतलब यहां पर आप बता देंगे, अनाज में दो चीजें, अनाज में क्या क्या चीज हो जाएगी, गेहूं और क्या, चावल, गेहूं और चावल। अगर इसकी रेट देखेंगे तो इसका कितना, 2 रुपये प्रति केजी, और चावल 3 रुपये प्रति केजी के आधार पर उपलब्ध कराना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत है। एक चीज और बताई गई इसमें, सुधारात्मक रूप में आप यहां पर देख सकते हैं, अन्नपूर्णा अन्न योजना। अन्नपूर्णा अन्न योजना, अन्नपूर्णा अन्न योजना, इसे 2001 में क्या किया गया, शुरू किया गया। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था, देखो यहाँ पर अति गरीब परिवारों को था अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत। इसमें ये निर्धारित किया गया कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक हो गई है, अब वो काम करने लायक तो है और वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, भैया उनके जीवन यापन का क्या आधार होगा? उनके लिए अन्नपूर्णा अन्न योजना चलाई गई, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए। इसमें क्या किया गया, प्रत्येक वृद्धजन को जो इसके अंतर्गत आता है उसे 10 केजी अनाज प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा, वो भी निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा उससे। तो इसका मतलब इसके अंतर्गत आप बता सकते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्धता। इसमें क्या किया जाता है, 10 केजी अनाज प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
निःशुल्क प्रदान किया जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ रही है? नोट करते चलिएगा आप मेरे साथ साथ, और टॉपिक को इस लेवल से तैयार करना है ताकि आपकी कोई समस्या शेष ना रहे। ओके, जब आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी हो तो आपके पास मैटर इतना अच्छा होना चाहिए जिससे कि आप बेहतर तरीके से उसका आंसर लिख सकें लिमिटेड वर्ड में। वो मैं बाद में आपको सारी चीज़ों को समझाऊंगा। आप जब भी मेरे से जुड़े रहेंगे मैं आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी देता रहूँगा। ओके, आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे इस बात की जानकारी मिलेगी कि आपकी रिक्वायरमेंट और क्या है, आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं और मुझे आपकी कौन कौन सी ज़रूरत को पूरा करना है। हालांकि मेरे द्वारा दी जा रही क्लास के द्वारा आपकी जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी ज़रूर होगी। फिर भी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं और जो कुछ भी आप ज़रूरत के तौर पर मुझसे डिमांड करेंगे मैं उससे पूरी करने का क्या करूँगा, प्रयास करूँगा। ओके, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, कि इसके अलावा अगर हम देखते हैं सरकार ने क्या क्या प्रयास किए तो उसको आप यहाँ पर समझें। पीडीएस में सुधार के लिए आपके लिए एक व्यवस्था बनाई गई जिसे कहते हैं राशन कार्ड टिकट योजना। दो 2004। क्लियर है? ये योजना क्या थी? इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का भी उद्देश्य यही था कि जो आपके कौन है बताओ लाभार्थी हैं उन तक पीडीएस का लाभ पहुंचाया जाए। तो यहां पर आप इस बात को बता सकते हैं योजना के द्वारा लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। आपको जानकारी नहीं हो सकता, हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, तो अगले सुधारात्मक रूप में आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सरकार ने एक काम और किया। कौन सा काम किया था समझो। इसमें सुधारात्मक रूप में आपको यहाँ समझ सकते हैं कि दिसंबर 2011 में, कब? दिसंबर 2011 में जो आपका कैरोसिन ऑयल था उससे सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया। सब्सिडी को समाप्त करने का मतलब क्या कर दिया? डीबीटी ट्रांजैक्शन कर दिया गया, यानी कि कैरोसिन ऑयल होता है, नहीं होता है मिट्टी का तेल, कैरोसिन पर डीबीटी प्रावधान क्या कर दिया? लागू किया। डीबीटी प्रावधान लागू किया। इस डीबीटी का मतलब आप समझिए, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं और अगर आप भूल गए तो इसे बता देता हूं। इसे कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि जो सब्सिडी की राशि है वो सीधे खाते में क्या होगी? ट्रांसफर की जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये प्रावधान किया गया, तो कैरोसिन ऑयल पर डीबीटी प्रावधान लागू किया गया। अच्छा, इसके अलावा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे मैं अलग से एनालिसिस करूंगा, पूरा एक बहुत बड़ा अधिनियम लाया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा 2013 में, और वो अधिनियम क्या था? वो इसके सुधारात्मक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वो है आपका NFSA। थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ, ठीक से नहीं आया वो। राइट, मेरा इस तकनीकी पर थोड़ा कंट्रोल बहुत धीमा है, आप परेशान ना हो, क्योंकि देखो समझो, NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या कहा जाता है इसे बताओ?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इस अधिनियम क्या है, एक बहुत बड़ा अधिनियम था, इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, इसमें लाभार्थियों को भी चिन्हित किया गया। अच्छा, इसकी अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो थोड़ा सा हल्का सा आप यहाँ पर समझेंगे। इस अधिनियम को लागू किया गया, कब लाया गया, सितंबर 2013 में से लाया गया, और इसे संपूर्ण देश में लागू किया गया, वो आप बता देंगे, अक्टूबर 2013 के अंदर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बहुत बड़ा अधिनियम था। इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी हैं आपके, उन लाभार्थियों को क्या देना, बताओ, रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया। अच्छा, इस अधिनियम में 2020 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। तो यहाँ पर आप बता देंगे अधिनियम में 2020 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। 2020 में संशोधन करके क्या काम किया गया, दिव्यांगों को अधिनियम में शामिल किया गया, एक्ट में शामिल किया गया, ताकि उनको भी क्या दिया जा सके, लाभ पहुंचाया जा सके। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां तक बात समझ में आई आपकी में? चलिए अब हम समझते हैं आगे की चीजों को। आगे आपका पॉइंट क्या आता है, आप जानते हैं कि सुधारात्मक तौर पर आपको कोरोना काल का समय याद होगा, और नहीं याद हो तो मैं बता देता हूं आपके लिए। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को चलाया गया, जिसमें NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो लाभार्थी हैं उनको लगभग कितने 80 करोड़ जो लोग हैं उनको सीधे लाभ पहुंचाने का क्या है, प्रावधान किया गया है। तो इसको भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे अच्छे से, तो यहाँ बता देंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कोरोना गरीब कल्याण योजना, इसमें थोड़ा सा एक बार जो जोड़ करेंगे आप, प्रधानमंत्री कोरोना गरीब कल्याण योजना 2020 के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने का प्रावधान PDS के माध्यम से क्या दिया जा रहा है, लाभ दिया जा रहा है, जिसमें से 5 केजी अनाज, जिसमें गेहूं, चावल और 1 केजी दाल भी उपलब्ध कराई जा रही है। क्लियर हुआ? वो भी क्या है, निःशुल्क तौर पर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया इसमें। अच्छा देखो, ये जो है जितनी भी योजनाएं हैं, इन सारी योजनाओं को मैं अलग से कराऊंगा आपको, सारी चीज़ों को, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हुई, जिसमें स्त्रियों के लिए यानी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बच्चों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, वृद्धजनों के लिए, बात समझ में आई, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, स्वास्थ्य योजनाएं, ये विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, विकासात्मक योजनाएं, आर्थिक योजनाएं, इन सभी योजनाओं को मैं कंप्लीट अपने आगे आने वाले जो मेरी वीडियो रहेगी उनमें मैं आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और आप जानते हैं योजनाएं वो चीज़ होती है जिससे आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी बात ये होती है कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के तहत जब मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है GS में, तो आप जानते हैं उसके लिए योजनाओं से जो जानकारी प्राप्त होती है उससे प्रश्न को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, कंटेंट मिलते हैं आपको, उन कंटेंटों के माध्यम से आप उस प्रश्न को बहुत अच्छे से क्या करते हैं, लिख पाते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाते हैं। ओके, तो इन सब योजनाओं को मैं आपको अलग से कराऊंगा, क्योंकि अभी टॉपिक आपका क्या चल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, खाद्य सुरक्षा चल रहा है, तो यहाँ पर मैं आपका उल्लेख करता हुआ चल रहा हूँ। ओके, अगर हम बात करें आपकी अगले सुधार के तौर पर PDS में सुधार जो किया गया उसको आप यहाँ पर समझेंगे। इसमें PDS के सुधार के तौर पर एक महत्वपूर्ण सुधार क्या किया गया वो आप समझिए। आपने एक नाम सुनेगा
EPOS, EPOS प्रणाली। EPOS प्रणाली का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है, नाम से घबराना नहीं है। इसे ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, POS का मतलब पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है ना, मशीन या प्रणाली। तो इसको हम पूरे नाम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ये काट देंगे, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन ये कुछ नहीं है, एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली है, समझो इसको। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसे पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है, यानी कि पीडीएस प्रणाली का डिजिटलीकरण, कंप्यूटरीकरण किया गया है। इसमें क्या होता है? रिसाव यानी चोरी को रोकने के लिए, जो चोरी होती है ना, भ्रष्टाचार होता है, उसे रोकने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है इसके माध्यम से। इसमें क्या किया जाता है इसको आप समझिए। इसके अंतर्गत काम ये किया जाता है कि इस प्रणाली के अंतर्गत काम ये है कि आपका जो भी बिक्री होती है उसका रिकॉर्ड करने, यानी बिक्री का रिकॉर्ड। नेक्स्ट, बिक्री करने के बाद में जो कुछ भी आपको भुगतान किया गया है उस भुगतान को लेना। उसके बाद आपके स्टॉक में कितना रह गया है उस स्टॉक की निगरानी करना। साथ ही साथ उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए EPOS जो मशीन है वो एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली के रूप में काम करती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और जब लाभार्थी जो होता है उसका बायोमेट्रिक पहचान हो जाती है तो उसे क्या किया जाता है? इसके तहत राशन सामग्री वितरित की जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसके भुगतान प्रणाली में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को मेंशन करेंगे। क्या करना है आप यहाँ पर बताइए। पीडीएस की दुकान पर भुगतान करने हेतु स्थापित। दूसरा पॉइंट, इसमें काम क्या क्या किया जाता है वो आप समझ लेंगे। पहला पॉइंट, प्रणाली द्वारा, प्रणाली में क्या होता है आप समझेंगे कि आपका बिक्री करना, बिक्री का रिकॉर्ड, कॉमा, भुगतान लेना, भुगतान को लेना। तीसरा, बिकने के बाद आपका स्टॉक कितना रहा है तो स्टॉक की निगरानी करना, एवं स्टॉक की निगरानी एवं और क्या काम किया जाता है वो आप समझेंगे। जो आपका रिकॉर्ड है उसको क्या करना? तैयार करना। रिकॉर्ड तैयार करने की एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली है। तो EPOS क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन। क्या सिस्टम होता है बताओ? कि इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है? बिक्री का रिकॉर्ड, भुगतान लेना, स्टॉक की निगरानी करना एवं रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत इसे जाना जाता है। और जब लाभार्थी का बायोमेट्रिक पहचान हो जाती है तो इसी के माध्यम से क्या किया जाता है? राशन सामग्री वितरित की जाती है। तो यहाँ पर आप बता देंगे अगला पॉइंट, लाभार्थी की बायोमेट्रिक पहचान के बाद उसे
राशन सामग्री, राशन सामग्री वितरित की जाती है। की जाती है। सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये एक कंप्यूटर प्रणाली है। जब लाभार्थी राशन की दुकान पर आता है, पीडीएस की दुकान पर आता है और अपना लाभ प्राप्त करता है, तो इस डिजिटल और कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से उसकी बायोमेट्रिक पहचान स्थापित कर दी हो जाती है और उसके बाद उसे क्या दिया जाता है, बताओ, राशन उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा, सुधारात्मक तौर पर एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछी जाएगी तो आप बताएंगे। पीडीएस के अंतर्गत आप समझेंगे कि बापू प्रणाली क्या होती है, बापू मॉडल क्या होता है। बापू मॉडल को लागू किया गया है, तो बापू मॉडल क्या है? तो बापू का मतलब कुछ और नहीं समझेंगे आप, मैं बता रहा हूं आपके लिए क्या है बापू मॉडल। बापू मॉडल का मतलब, इसका पूरा नाम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपटेक, इसका नाम आप यहां पर बता देंगे। बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपटेक। ठीक है ना, ये एक मॉडल है। इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। ये जो मॉडल होता है, इस मॉडल में क्या होता है कि जब कोई लाभार्थी राशन की दुकान पर जाता है अपना लाभ प्राप्त करने के लिए, तो ईपीओएस यानी कि पीओएस मशीन में अपने अंगूठे का जो क्या होता है, निशान होता है, उसकी स्कैनिंग करके अपनी पहचान को प्रमाणित करता है। तो और आप जानते हैं, आंखों से या आपके अंगूठे से जो पहचान इंगित की जाती है वो बायोमेट्रिक होती है, यानी कि उसे बदला नहीं जा सकता। क्लियर हो गया कि नहीं हो सकता? इसलिए वास्तविक लाभार्थी की पहचान हो जाती है। और जब वास्तविक लाभार्थी की पहचान हो जाती है कि भाई ये कार्ड धारक है और इसका बायोमेट्रिक पहचान भी स्पष्ट हो गई है, इसका मतलब इसे जो दिया जा रहा है वो सही दिया जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब हो गया बापू मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसके अंतर्गत लाभार्थी जब अपना लाभ प्राप्त करता है तो अपनी बायोमेट्रिक पहचान स्थापित करने के बाद वो अपना क्या प्राप्त करता है, राशन प्राप्त करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इससे क्या होता है, सरकार के द्वारा दी जा रही सहायता में जो रिसाव, जो चोरी की समस्या है, उसे कम किया जाता है। तो जितना मैंने समझाया है उस सारी चीज को आप नोट कर रहे हैं, राइट? चलिए नोट कीजिए। मॉडल के अंतर्गत इस मॉडल में लाभार्थी के द्वारा जब लाभार्थी पीडीएस दुकान पर लाभ प्राप्त करता है तो पीओएस मशीन पर अपने अंगूठे की स्कैन करके अपनी पहचान प्रमाणित करता है। अपनी पहचान प्रमाणित करता है। और
क्या करता है? पहचान प्रमाणित करता है और राशन सामग्री प्राप्त करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बायोमेट्रिक पहचान हो गई आपकी, है ना। तो बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेशन फिजिकल अपडेट के अंतर्गत इस मॉडल में जब लाभार्थी पीडीएस दुकान पर लाभ प्राप्त करता है तो पीओएस मशीन पर अपने अंगूठे के स्कैन करके अपनी पहचान प्रमाणित करता है और राशन सामग्री प्राप्त करता है, यानी कि उसकी बायोमेट्रिक पहचान हो जाती है और ये सिद्ध हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है अगर उसकी स्कैनिंग मैच करती है कि ये वही लाभार्थी है जिसको लाभ दिया जाना है। ओके, क्लियर हो गया? तो बापू मॉडल। नेक्स्ट एक चीज और है जिसे आपको समझना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका उद्देश्य पीडीएस के साथ साथ हर जगह उसमें उपयोग किया जा रहा है। वो क्या है वो समझिए आप। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूँ। जैम प्रणाली कौन सी है बताओ? जैम प्रणाली। जैम प्रणाली का मतलब क्या होता है? इसमें आपके 3 शब्द हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जी, ए और एन, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे GAM का मतलब ये हो गया कि जी का मतलब हो गया देश के नागरिक जो है उनका जनधन खाता। कौन सा? नागरिकों का जनधन खाता। नागरिकों का जनधन खाता। दूसरा ए से क्या है? आधार कार्ड। और एम से क्या हो गया? मोबाइल। मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। इन तीनों को आपस में जोड़ना। इन्हें जोड़ने के बाद में क्या होता है कि सरकार के द्वारा दी जा रही जो सब्सिडी है उसमें होने वाली चोरी को रोकना। इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक लाभार्थी का जनधन खाता है, उस जनधन खाते के साथ में आधार कार्ड को क्या करना? जोड़ना, साथ ही मोबाइल नंबर अपडेट करना। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप जैसे ही स्कैन करेंगे, मैंने पढ़ा ना बापू प्रणाली के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत कई सारी सुविधाएं, जैसे मैं आपको मॉडल में सुधारात्मक तौर पर बताऊंगा, तो उसमें भी आपको बताऊंगा कि मोबाइल पर क्या आता है? मैसेज आता है। जैसे मान लीजिए राशन आ गया, आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता ऐसा चलेगा कि आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है, आधार कार्ड रजिस्टर्ड है और आपके जनधन खाते से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब आपके खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा, प्लस आपके आधार कार्ड से आपकी पहचान से जुड़ी होगी और मोबाइल पर आपका मैसेज आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कि सब्सिडी की राशि आपके अकाउंट पे क्या कर दी गई है? ट्रांसफर कर दी गई है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जैम प्रणाली, इससे क्या होता है कि बीच में जो मीडिएटर होते हैं उनका जो चोरी करने का उद्देश्य होता है या उनका भ्रष्ट आचरण करने का जो मामला होता है वो कम हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस बात को आप यहाँ पर बता देंगे। ओके, चलो, तो इसका मतलब आप इसको बताएंगे यहाँ पर आप जनधन खाता, कॉमा आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर को जोड़कर सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के रिसाव को कम करना। रिसाव का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, रिसाव का मतलब होता है चोरी, के रिसाव को कम करना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो पीडीएस में सुधार समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे?
तो जैम प्रणाली क्या होती है, तो जैम प्रणाली के बारे में आपने समझा। नेक्स्ट हम आगे की चीज़ों को समझते हैं, समझो। इसके बाद सुधारात्मक प्रयास के तौर पर आप जानते हैं कि एक स्कीम चलाई गई है और बहुत अच्छी है, जिसे लगभग 2022 में संपूर्ण देश में लगभग क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है, और जिसे हम किसके नाम से जानते हैं बताओ, OR, वन नेशन, ONORC, ONORC। ठीक है, थोड़ा सा मेरा इस तकनीकी पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो पा रहा है और मुझे लगता है कि ये समस्या मेरे साथ रहेगी, है ना, लेकिन ये समस्या मेरे साथ है, आपके साथ नहीं है। हाँ, इससे प्रभाव सिर्फ इतना है, थोड़ी स्पीड थोड़ी मेरी कम हो गई है, साथ ही साथ क्या हो गया है, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है कि जिसे समझने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो मुझे लगता है कि इतनी मेहनत करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, है ना, कर लेंगे ना आप लोग। चलो, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कर पाएंगे। ओके, तो ONORC इसे कहते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड। क्या कहा जाता है इसे बताओ, वन नेशन वन राशन कार्ड। एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड। क्लियर है, एक देश एक राशन कार्ड का प्रावधान किया जा रहा है और इसकी शुरुआत जो की गई है वो आप ध्यान से समझेंगे। इसकी शुरुआत जो है अगस्त 2019 में और लगभग 2022 में 2022 तक ये कंप्लीट हो चुका है लागू, और इसकी सीमा कब तक, वैलिडिटी 2030 तक। ओके, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अगस्त 2019 में संपूर्ण देश में लगभग इसे लागू किया जा चुका है 2022 तक, और इसे कब तक लागू रहेगा, 2030 तक। उसके बाद में इसमें रिफॉर्म्स जो भी होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चीज़ लागू की जाती है तो उसमें क्या कमियां हैं क्या नहीं है उसका रिवाइज किया जाता है, तो 2030 तक रहेगा। और ये भी है, कार्ड की तो होता है, लिमिट होता है कि नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं आप, कोई भी बनवाते हैं उसकी वैलिडिटी निर्धारित की जाती है ना, एक 10 साल 15 साल जो भी है। तो ये वन नेशन वन कार्ड योजना है। और इसमें भी एक चीज़ होती है कि मान लीजिए जिसके लिए जारी किया गया वो जिंदा है भी या नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि इसमें एक एक करके धीमे धीमे करके सारी चीज़ों को होता है। अब ये एक ही कार्ड होगा, उस कार्ड में परिवार का एक कार्ड बना दिया जाएगा, उससे आधार कार्ड अटैच कर दिया जाएगा। ये क्या व्यवस्था बताओ, एक तकनीकी है, एक कंप्यूटरीकृत व्यवस्था है और इसमें डिजिटलाइजेशन, इसके अंतर्गत डिजिटल तकनीकी का प्रयोग किया गया है। इसमें समस्या क्या आती है, जैसे मान लीजिए राशन कार्ड किसी को दिया गया, आपके लिए BPL कार्ड धारक है, मजदूर आदमी बेचारा काम कर रहा है, लेकिन जरूरी है कि जो जहाँ रह रहा है उसे वहीं पर रोजगार मिल जाए। इसके लिए होता क्या है कि मजदूर को जब अपने क्षेत्र विशेष में जहाँ वो रह रहा है वहाँ पर उसे मजदूरी नहीं मिलती है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसे अदर स्टेट में भी जाना पड़ता है, दूर दराज के स्टेट में जाना पड़ता है, वहाँ मजदूरी करके अपना क्या करता है बताओ, आय के साधन खोजता है। लेकिन और फिर उसकी खाद्य सुरक्षा का क्या हुआ भैया, अब जब वो यहाँ है नहीं तो उसको राशन मिलेगा नहीं, और जहाँ जा रहा है वहाँ उसको राशन वैसे नहीं मिलेगा, इसलिए ये तो खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य पूरा होता नहीं है। इसके लिए ONORC का प्रावधान लाया गया, इसके अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रावधान लाया गया और इसे उसके आधार कार्ड से अटैच कर दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, इसका डिजिटलाइजेशन कर दिया गया, बायो ऑथेंटिकेशन कर दिया गया। इसका मतलब अब आप पूरे देश के अंदर राशन की दुकान पर जहाँ भी स्थापित है, जहाँ जहाँ सरकार ने अधिकृत किया है, वहाँ पर वो मजदूर जहाँ भी काम कर रहा है वहाँ जाए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का है, वो कहाँ चला गया, गुजरात में चला गया, तो गुजरात में राशन की दुकान पर जाकर के वो कुछ नहीं करना है, अपने अंगूठे के निशान को क्या करेगा, स्कैन कराएगा, उसका बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और उसे क्या मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा। इससे एक फायदा हो गया कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं, उनकी खाद्य सुरक्षा स्थापित होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ONORC यानी कि प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य यही होता है। तो आप इसमें आप बताएंगे पहले क्या है इसमें,
आधार कार्ड अपडेट होता है इसमें। दूसरा पॉइंट क्या है कि आधार कार्ड हो गया एक डिजिटल तकनीकी पर आधारित है। आधारित है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर बताएंगे कि डिजिटल तकनीकी पर आधारित है। ये किन के लिए? प्रवासी मजदूरों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है ना। जो मान लीजिए बाहर चले गए उनके लिए, ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रवासी मजदूर के लिए, इसके लिए कार्ड, एक देश एक कार्ड जारी किया जाएगा। उस कार्ड को कौन तैयार करेगा? राशन कार्ड। ध्यान रखना, राशन कार्ड कौन तैयार करेगा? केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा हो गया? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो इसमें मुख्य क्या है? प्रवासी मजदूरों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। और राशन कार्ड कौन बनाएगी बताओ? केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। अच्छा, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। तो वन नेशन वन राशन कार्ड। अब हम कुछ मॉडल पर चर्चा कर लेते हैं कि पीडीएस के प्रमुख मॉडल सुझाव के तौर पर जो देश हमारे देश में लागू है। इसमें दो मॉडल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें आप समझिएगा। पीडीएस मॉडल, कुछ राज्य सरकारों ने कुछ पहल की है और उस पहल के आधार पर यह होता है कि आपका मॉडल क्या होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक मॉडल है आपका, कौन सा? राजस्थान मॉडल। और एक मॉडल आता है रोल मॉडल में देखा जाए छत्तीसगढ़ में। अगर हम राजस्थान मॉडल की बात करते हैं तो राजस्थान मॉडल में आप समझिए, राजस्थान सरकार के द्वारा ट्रिपल पी मॉडल के आधार पर राशन की दुकान को स्थापित किया गया है, जिसमें ट्रिपल पी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जो राशन की दुकान स्थापित की गई नई पहल है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की भी भागीदारी है और किसकी बताओ? निजी क्षेत्र की। यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर के मामले में सरकार के साथ साथ कौन आ गया? मतलब निजी क्षेत्र आ गया। लेकिन इसमें दोनों का अलग अलग कंसेप्ट है। इसमें सरकार ने कहा कि भाई हम राशन की दुकान तो हमारी प्रत्येक पंचायत में स्थापित है, क्यों ना हम एक ऐसी व्यवस्था करा दें जो गैर जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास आय के उच्च साधन है, वो अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद खरीदने के लिए शहर जाता है ना। तो क्यों ना हम शहर के ही अच्छी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट उत्पाद कराने वाली कंपनी के साथ मिलकर के वो सारे प्रोडक्ट को हम राशन की दुकान पर ही उपलब्ध करा दें। इससे क्या होगा? इससे जो लोग शहरों तक जाते हैं उनका शहरों तक जाना आना बच जाएगा और उन्हें गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? पहली बात। और जो जरूरतमंद लोग हैं, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनके लिए क्या होगा बताओ? वो अपनी राशन की दुकान से अपना क्या ले लेंगे बताओ? राशन अपना सरकार की सब्सिडी के आधार पर ले लेंगे। इससे क्या होगा कि जो वहाँ पर डीलर होता है उस डीलर की आय में वृद्धि होगा, कमीशन भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कंपनी के लिए भी काम कर रहा है, सरकार के लिए भी काम कर रहा है, तो उसकी भ्रष्टाचार करने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी। प्लस इसके साथ साथ आपने कभी देखा हो कि जो सरकारी गोदाम होता है, सरकारी पीडीएस की दुकान होती है, फेयर प्राइस शॉप जो होती है, उसमें आप देखिए वो कैसे रखता है सामान को? सामान को सर लचर रखा जाता है, मतलब इतने इतने मोटे मोटे चूहे होते हैं, पता नहीं कब किसके ऊपर गिर पड़े, है ना। आधे से ज़्यादा अनाज तो वही खा जाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और उनके रखने का तरीका ये है कि एक बार घुस जाओ तो दोबारा उसमें घुसने का मन रहता है, ये कंडीशन होती है।
सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि इसकी सुविधाओं पर, इसको चीज़ों को रखने के आधार पर चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो देखो कैसे होता है। अभी आप मॉल पे, मॉल में देखो हर चीज़ की अपनी रो होती है। उसमें क्या होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक रो में लगे होंगे, ठीक है ना। बच्चों के खेलने का जो गुड्स होगा वो एक रो में लगा होगा, आपके खाने पीने की चीज़ें वो एक जगह लगे होंगे, मसाले जो होंगे वो एक जगह, और बड़ा साफ सुथरा सुंदर सा होगा। और उसमें क्या लगा होगा बताओ, उस पर एक टिप लगा होगा, बढ़िया सा रेट लिखा होगा, प्रोडक्ट लिखा होगा, सब कुछ होगा एकदम। होता है नहीं होता, ऑटोमेटिक मन करता है। जब आप कोई परचेज करते हो तो एक छोटी सी गाड़ी मिलती है ना, उसमें सारा सामान डालते जाते हैं जो पसंद आता है, और फिर से काउंटर पर जा करके क्या करते हैं, उसका डिलीवरी लेते हैं, उसे आपका भुगतान कर देते हैं। तो कितना अच्छा लगता है। और आप जानते हैं वहाँ आप लोग जाते भी जाते हैं। तो सरकार ने यही सोचा कि क्यों ना ये सुविधा हम अपनी पीडीएस की दुकान पे दें। अगर हम इससे करेंगे तो इससे एक तो क्वालिटी बढ़ेगी, प्लस जो पीडीएस की दुकान में लचक व्यवस्था है उसमें भी सुधार होगा, है ना। तो दोनों स्तर पर हो गया। तो इस मॉडल को जब राजस्थान सरकार ने लागू किया तो इसी को क्या कहा गया, रूरल मॉल के रूप में जाना गया। हालांकि सफलता असफलता एक अलग चीज़ है, कितना सफल रही कितना नहीं रही ये एक अलग मैटर होता है, बट ये विचार बहुत अच्छा था। तो बात समझ में है कि नहीं। तो ये समझा राजस्थान मॉडल क्या होता है। तो राजस्थान मॉडल को जो मैंने समझा है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो इसमें क्या है, आप यहाँ पर बताएंगे ट्रिपल पी मॉडल के आधार पर, ट्रिपल पी मॉडल के आधार पर पीडीएस दुकान की स्थापना। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रिपल पी में इसे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। इसे कहते हैं सरकारी निजी भागीदारी, सरकारी निजी भागीदारी, और इसमें जब आप देखेंगे तो इसको यहाँ पर आप बता देंगे, इसमें सरकारी निजी में क्या हो जाएगा, दो भाग हो जाएंगे। सरकारी कौन हो जाएगा और निजी क्षेत्र। सरकारी में क्या है, राजस्थान के अंदर खाद्य आपूर्ति विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, और निजी में क्या है, फ्यूचर ग्रुप। इन दोनों की भागीदारी के आधार पर ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित आपका मॉडल स्थापित किया गया। ओके, और इसी को क्या नाम दिया गया, रूरल मॉल की संज्ञा दी। इसी पर इसको क्या कहा गया, रूरल मॉल का क्या दिया गया, कंसेप्ट दिया गया। रूरल मॉल। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ मॉडल। छत्तीसगढ़ मॉडल जो है इसको आप देखेंगे तो यहां पर आप बता देंगे, छत्तीसगढ़ मॉडल ये कुछ अलग हट करके मॉडल दिया और इसको भी विचाराधीन है, और आप देख सकते हैं ये मॉडल भी कुछ कम अच्छा नहीं है। ये क्या कहता है, छत्तीसगढ़ मॉडल। छत्तीसगढ़ मॉडल के अंतर्गत क्या किया गया, इन्होंने क्या किया है, इसको सिस्टम को समझिए कि जो पीडीएस प्रणाली में रिसाव की समस्या है, चोरी की समस्या है, उसे रोकने के लिए इन्होंने क्या काम किया, तकनीकी आधारित मॉडल, ठीक है ना। और इसमें क्या काम किया गया है, इसमें मोबाइल ट्रैकिंग और जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से
मोबाइल एवं जीपीएस ट्रैकिंग के द्वारा सरकारी सब्सिडी में होने वाली रिसाव को कम करना, ठीक है ना। अच्छा देखो ये क्या सिस्टम है, जरा इसको आप समझेंगे। आप इसे ऐसे समझिए, थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं मैं। इसके अंतर्गत होता ये है, इस प्रणाली में ये सुझाव दिया गया कि भाई आपका जो मॉडल है ये सॉरी, मान लीजिए होता ये है कि गोदाम हो गया। मैंने आपको एक बार समझाया था, आपको इससे पहले भी। ठीक है, ये गोदाम है जहां से पीडीएस का अनाज निकलता है, और यहाँ पर क्या है, आपका क्या है बताओ, बोलो। ये आपकी राशन की क्या है, दुकान है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन है, लाभार्थी। अब यहाँ कौन हो गया बताओ, लाभार्थी हो गया, लाभार्थी। अब यहाँ से गाड़ी निकलती है, आप जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ से निकलने वाली जो गाड़ी है, मेरी आर्ट थोड़ी खराब है, मैं तो बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, अच्छा, यहाँ से सामान रख दिया इसके अंदर, ओके पक्का। और अब इसको ले जाना है कहाँ पर बताओ, राशन की दुकान, राइट। कहाँ ले जाना है, राशन की दुकान पर ले आया, ओके। अब इस दौरान इसकी जो चोरी है उसको रोका जाए तो कैसे रोका जाएगा। इसमें ये कहा गया कि जैसे ही आपका यहाँ से गोदाम से अनाज निकलता है तो तुरंत जो लाभार्थी है ना, लाभार्थी जो है, उन लाभार्थियों को इसकी सूचना मिलनी चाहिए। कैसे सूचना मिलेगी, सिस्टम समझना, मैं आपको समझाता हूँ। सिस्टम ये हो गया कि जैसे ही जाएगा तो इस जो वाहन है, परिवहन है, इसकी ट्रैकिंग की जाए। इसकी ट्रैकिंग किस आधार पर की जाएगी, दो आधार पर करेंगे। एक हो गया मोबाइल के द्वारा, और किसके द्वारा, एक जीपीएस के द्वारा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर ये दोनों से होगा तो क्या है, ट्रैकिंग हो जाएगी। और इसका जो कलर है, इस वाहन का कलर कैसा कर दिया गया बताओ, पीला, अलग हट करके हो गया। कलर कैसा कर दिया इसका, पीला। अब सपोज करो कि इसकी मोबाइल ट्रैकिंग की जा रही है, जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से जा रहा है। अगर ये इसे लेकर के बाजार में जाता है तो मोबाइल ट्रेस हो जाएगा, जीपीएस ट्रैकिंग हो जाएगी, और अब दोनों काम तो ये हो जाएंगे। और काम क्या होगा कि मान लीजिए सबको पता है कि राशन का जो भी पीडीएस के तहत राशन आता है वो पीले वाहन में आता है, और ये पीला वाहन जैसे बाजार में कहीं खड़ा हुआ दिखाई देगा किसी दुकान पर, तो तुरंत वहाँ के लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं कि यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है, क्या हो रहा है, चोरी हो रही है। तो वो तुरंत फोटो खींच करके उसको सेंड कर देगा, उसको वीडियो बना लेगा, है ना। बोलो है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इस पर काफ़ी हद तक अंकुश लग जाएगा। तो एक काम तो ये होना चाहिए कि जो आपका वाहन है उसका कलर कैसा कर दिया बताओ, पीला। दूसरा, उसकी पहचान स्पष्ट करने के लिए, और उसकी ट्रैकिंग में मोबाइल ट्रैकिंग और जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से किया जाए। और जब वो दुकान पर पहुंच रहा है तो उसका प्रोसेस क्या है कि जैसे ही वहां से जारी हुआ तो तुरंत एक मैसेज किसके पास आ जाए बताओ, लाभार्थी के पास में क्या जाएगा, एसएमएस पहुंच जाएगा। इनके पास क्या आ जाएगा कि आपका अनाज जो है वो गोदाम से निकल चुका है और इस तारीख में कल शाम तक या दोपहर तक पहुंच जाएगा, आप अपना लाभ प्राप्त करें। ठीक है, धन्यवाद। अब क्या होगा, अब होगा ये कि लाभार्थियों के पास मैसेज आ गया, बताने की भी जरूरत नहीं है। अब लाभार्थी उस दुकान के चक्कर काटेगा कि भैया अभी आया कि नहीं आया, है ना। बोलो बात है कि नहीं,
अब वो कहीं कैसे पता है उसके पास मैसेज आए, वो भी जानता है मैसेज आ गया। अगर वो उससे इग्नोर करते हैं तो पकड़े जाएंगे। इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम विकसित कर दिया जाना चाहिए जिससे कि जो चोरी हो रही है उसको कम से कम किया जा सके। क्लियर हो गया? ये मॉडल कौन सा है बताओ? छत्तीसगढ़ मॉडल है। तो छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर आपने इसको समझ लिया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो आपने क्या समझा बताओ आज की क्लास में? आज की क्लास में आपने समझा कि आपका अन्नपूर्णा अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है ना, सुधारात्मक तौर पर राशन टिकट योजना लागू की गई। और आप जानते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसे मैं अलग से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा अधिनियम है, इस डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी मैं पीडीएस पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद एक अलग से क्लास लूंगा, उन पर मैं आपको चर्चा करूंगा, ठीक है। और मैंने बताया 2020 में उस पर क्या किया गया, संशोधन किया गया और उसमें दिव्यांगों को भी लाभ प्रदान करने हेतु शामिल कर लिया गया NFSA के लाभार्थियों। और मैंने बताया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज और 1 केजी दाल उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान, ठीक है ना। और उसकी समय सीमा को अब बढ़ा दिया गया है। क्लियर है? 2023 तक थी, अब इस सीमा को और भी बढ़ा दिया गया, निरंतर देता ही जाएंगे। सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी है, केंद्र सरकार ने। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आपको मैंने बताया कि EPOS क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो मैंने बताया ऑथेंटिकेशन के लिए, डिजिटल भुगतान के लिए ये PDS की दुकान पर रहती है। और PDS की दुकान पर क्या होता है, डिजिटल भुगतान होता है। और इसके माध्यम से मैंने बताया बापू प्रणाली को लागू किया गया, जिसके लिए बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेशन फिजिकल अपटेक। इट मीन्स उसकी जो फिजिकल या बायोमेट्रिकल पहचान है उसे प्रमाणित किया जाता है। उस पर अंगूठा लगा करके, उसकी स्कैन करके उसकी जो पहचान उसे प्रमाणित किया जाता है ताकि चोरी को रोका जा सके। और मैंने बताया था जैम प्रणाली, जिसे कहते हैं, इसमें 3 चीज होती है, जनधन आधार, जनधन खाते को आधार कार्ड और मोबाइल कार्ड से लिंक करना, जोड़ना। क्लियर हुआ? ताकि सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसकी जो चोरी हो रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके। और मैंने बताया वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, यानी कि एक देश एक राशन कार्ड अगस्त 2019 में से लागू किया गया, लगभग 2022 तक पहुँचते पहुँचते संपूर्ण देश में से लागू कर दिया गया है। और इसमें क्या है, जो प्रवासी भारतीय हैं, प्रवासी मजदूर हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए अपने स्टेट को छोड़ करके अन्य किसी स्टेट में जाते हैं, तो उनकी खाद्य सुरक्षा को उपलब्ध कराया जा सके। क्लियर हुआ? उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं, बस केवल अपने अंगूठे को स्कैन करेगा, उसकी बायोमेट्रिक की ऑथेंटिकेशन, उसकी पहचान स्पष्ट हो जाएगी और उसे क्या मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा। वो जहाँ भी काम कर रहा है वहाँ मिल जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में कि नहीं आई? तो इसके लिए वन नेशन वन। फिर मैंने मॉडल भी समझा दिया। इसमें मॉडल एक राजस्थान मॉडल था, जिसको बताया रूरल मॉडल के रूप में विकसित किए जाने का उद्देश्य, और दूसरा छत्तीसगढ़ मॉडल। तो इसमें से मॉडल भी मैंने आपकी सुधारात्मक प्रयास के तौर पर। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। आज की क्लास में मैंने आपको जो समझाया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। जब हमारी अगली क्लास होगी तो अगली क्लास में इससे जुड़ी हुई चीज़ों को हम आगे एनालिसिस करेंगे। इससे जुड़ी हुई चीज़ों में आपको हम बताएंगे ICDS। तो ICDS क्या होता है, ठीक है ना, और फिर मिड डे मील योजना, जो कि इसी का एक पूरक कार्य में देखा जाता है खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत, ठीक है ना। तो बच्चों से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए और बच्चों से संबंधित मिड डे मील योजना क्या है, प्रधानमंत्री पोषण योजना क्या है, उसके बारे में हम समझाएंगे। और ये क्लास अनवरत चलती रहेगी। जो भी मेरे प्यारे बच्चे हैं वो जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता उसे शेयर करो, लाइक करो, वो तो एक प्रोसेस है, आप करते हैं बहुत अच्छा, नहीं करते तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो देखने के बाद भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा दिए जा रहे जितना भी आपको स्टडी कराई जा रही है उसका आपको कितना लाभ मिल रहा है और उसमें क्या किया जा सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं अपने आने वाली वीडियो में आपके कमेंट्स के माध्यम से उन चीज़ों को और भी इसमें क्या करूँगा, लागू करूँगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।